हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा एग्ज़ाम बीए फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2026। बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए या फर्स्ट सेमेस्टर बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री एग्ज़ाम है। हिस्ट्री इतिहास पेपर कोड है HI01। जिसके भी बीए फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर है HI01 उनके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का इतिहास प्रारंभिक काल से 1200 ईस्वी तक। एग्ज़ाम डेट है 19 अगस्त 2026 को। आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लास लाइब्रेरी को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और 70 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटा टाइम होगा आपके पास। और इसमें 3 खंड पूछे जाएंगे, ए बे और से। यह पहला खंड है ए अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें पहला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के 2 बंदरगाहों के नाम बताइए। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह में लोथल, सुतकागोडोर का विशेष महत्व है। लोथल गुजरात में स्थित है, समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र है। और अगला क्वेश्चन है नीतिसार पुस्तक के लेखक कौन है। उत्तर नीतिसार के लेखक कामदक थे। यह राजनीतिक और शासन व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें राजा प्रशासन कूटनीति तथा युद्ध नीति का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदायों के नाम बताइए। जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर हैं। दोनों में साधु जीवन, धार्मिक आचार तथा वस्त्रों से संबंधित कुछ मतभेद पाए जाते हैं। हर्षवर्धन द्वारा लिखित पुस्तकों के नाम लिखिए। हर्षवर्धन ने संस्कृत में प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद नामक 3 नाटकों की रचना की। इनसे उनके साहित्य ज्ञान और संस्कृत भाषा पर अधिकार का पता चलता है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य के नाम लिखिए। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं सुख दुख समुदाय, दुख निरोधागामी प्रतिपदा। बुद्ध ने इन्हें मानव जीवन के दुख और उसे मुक्ति का आधार माना है। अगला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य के 4 प्रांतों एवं उनकी राजधानी के नाम लिखिए। उत्तर मौर्य साम्राज्य के प्रमुख प्रांत है उत्तरापंत, तक्षशिला, अन्वंतरी राष्ट्र, उज्जैन, दक्षिणापथ, स्वर्णगिरी, कलिंग, तोसी। इन प्रांतों का शासन प्राय राजकुमार या उच्च अधिकारियों द्वारा किया जाता है। अगला है जनपद के बारे में आप क्या जानते हैं। जनपद का अर्थ है किसी जन या जाति द्वारा बसाया गया क्षेत्र है। वैदिक काल के बाद अनेक जनपद विकसित हुए और आगे चलकर इनमें से कई महाजनपदों में परिवर्तन हुए। अगला खंड है बे लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें पहला है आश्रम व्यवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर है भारतीय प्राचीन समाज में व्यक्ति के जीवन को व्यवस्थित करने के लिए आश्रम व्यवस्था का विकास हुआ। इसके अंतर्गत मानव जीवन को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ये 4 भागों में विभाजित किया। ब्रह्मचार्य आश्रम जीवन का प्रारंभिक चरण था। इसमें विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करना था। वे अनुशासन, संयम और धार्मिक ज्ञान सीखता था। गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति विवाह करके परिवार का पालन पोषण करता। इसे आश्रम व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण चरण माना गया है, क्योंकि गृहस्थ अन्य 3 आश्रम के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करता था। वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति धीरे धीरे सांसारिक जिम्मेदारी से अलग होकर धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ता था। वे अपन पारिवारिक दायित्व अगली पीढ़ी को सौंप देता था।
संन्यास आश्रम का जीवन अंतिम चरण था। इसमें व्यक्ति सांसारिक मोह माया का त्याग करके मोक्ष प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक साधन करता था। इस प्रकार आश्रम व्यवस्था का उद्देश्य मानव जीवन को शिक्षा, परिवार, सामाजिक उत्तरदायित्व और आध्यात्मिक मुक्ति के क्रम में व्यवस्थित करना था। इस व्यवस्था ने प्राचीन भारतीय सामाजिक और धार्मिक जीवन को प्रभावित किया। अगला क्वेश्चन है, अशोक के धम्म की व्याख्या कीजिए। उत्तर, सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद जिस नैतिक, सामाजिक, आचार संहिता का प्रचार किया उसे धम्म कहा जाता। अशोक का धम्म किसी एक धर्म प्रचार नहीं था, बल्कि मानव जीवन में नैतिकता, सदाचार स्थापित करने का प्रयास था। अशोक ने अहिंसा, दया, सत्य, सगुणता, माता पिता का सम्मान, गुरुजनों का आदर और कभी धर्मों के प्रति सम्मान को धर्म का आधार बनाया। उसने अनावश्यक हिस्सा, पशु हत्या को कम करने का प्रयास किया। अशोक ने प्रजा के कल्याण को भी धर्म का महत्वपूर्ण अंग माना। उसने मनुष्य और पशुओं के लिए चिकित्सा व्यवस्थाएं, कुएं, सड़कें, वृक्षारोपण जैसी लोक कल्याणकारी व्यवस्था पर जोर दिया। अशोक ने अपने धम्म का प्रचार करने के लिए धम्म महापात्रों की नियुक्ति की। उसके शिलालेखों में धम्म से संबंधित विचार का उल्लेख मिलता है। अशोक का धम्म धार्मिक कट्टरता के स्थान पर नैतिक जीवन, सामाजिक सद्भाव और धार्मिक सगुणता पर आधारित था। इसलिए इसे मौर्य साम्राज्य में नैतिक शासन स्थापित करने का महत्वपूर्ण प्रयास माना जाता है। अगला है, मौर्य कला पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मौर्य कला पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो उत्तर है, मौर्य कालीन कला प्राचीन भारतीय कला के विकास का महत्वपूर्ण चरण थी। मौर्य सम्राटों, विशेषकर अशोक, ने स्थापत्य और मूर्तिकला को संरक्षण दिया। इस काल की कला में राजकीय भव्यता और उत्कृष्ट तकनीक दिखाई देती थी। मौर्यकालीन कला की प्रमुख विशेषता पत्थरों पर चमकदार पॉलिश थी। अशोक ने अनेक स्थानों पर पत्थर के स्तंभ स्थापित करवाए। इन स्तंभों के शीर्ष पर सिंह, बैलगाड़ी, हाथी आदि की आकृति बनाई गई। सारनाथ का सिंह स्तंभ शीर्ष मौर्य कला का प्रसिद्ध उदाहरण है। इसमें 4 सिंहों की मूर्तियां हैं। यह आज भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के रूप में स्वीकार किया गया। मौर्य काल में स्तूप निर्माण को प्रोत्साहन मिला। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अनेक स्तूप बनवाए। सांची के स्तूप इसे परंपरा का महत्वपूर्ण उदाहरण है। इस काल में गुफा वास्तुकला का भी विकास हुआ। बिहार के बराबर पहाड़ियों की गुफा मौर्यकालीन स्थापत्य के उत्कृष्ट उदाहरण है। इस प्रकार मौर्य कला में स्तूप, गुफाएं, मूर्तिकलाएं और पत्थर के चमकदार पॉलिश प्रमुख विशेषता थी। अगला क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य के स्थान पर संक्षिप्त लेख लिखिए। उत्तर, प्राचीन भारत में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपदों में से एक था। इसके उत्थान में इसकी भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधन, कृषि, लोह अयस्क और योग्य शासक का महत्वपूर्ण योगदान था। मगध की भूमि अत्यंत उपजाऊ थी और गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के कारण कृषि का विकास हुआ। मगध के आसपास क्षेत्र में लोह अयस्क उपलब्ध था, जिससे मजबूत हथियार और कृषि उपकरण बनाए जा सके। मगध के शासकों ने अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत किया और बिंबिसार के अंक को जीतकर मगध की शक्ति बढ़ाई। उसके बाद अजातशत्रु ने काशी और कौशल के साथ संघर्ष किया, मगध का विस्तार किया। मगध के उत्थान में राजगृह, पाटलिपुत्र जैसी महत्वपूर्ण राजधानियों की भूमिका रही। पाटलिपुत्र की स्थिति व्यापार और प्रशासन की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी थी। बाद में नंद वंश ने मगध को और अधिक शक्तिशाली बनाया। इसी शक्तिशाली आधार पर आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य ने विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना की।
इस प्रकार मगध का उत्थान कई राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक और सैन्य कारणों का परिणाम था। चोल प्रशासन के बारे में संक्षेप में वर्णन कीजिए। चोल प्रशासन प्राचीन दक्षिण भारत की विकसित प्रशासनिक व्यवस्था में से एक था। चोल शासक शक्तिशाली और संगठित क्षेत्रीय शासन चलाते थे। राजा प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी था तथा उसकी सहायता के लिए अनेक अधिकारी का कार्य करते थे। चोल साम्राज्य को विभिन्न मंडलम, वलनाडु और नाडु में विभाजित किया गया था। प्रशासन में स्थानीय संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। चोल कालीन स्थानीय स्वशासन इसकी प्रमुख विशेषता थी। गांवों में सभा और उर्द जैसी संस्थाएं भी कार्य करती थी। ब्राह्मणों को दिए गए गांवों में सभा प्रशासन सभा थी, जबकि सामान्य गांवों में और महत्वपूर्ण संस्था थी। कुंडवले प्रणाली के माध्यम से स्थानीय समितियों के सदस्यों का चयन किया गया। यह समिति सिंचाई, कृषि, मिंदर, न्याय, सार्वजनिक कार्यों से जुड़े विषयों को देखती थी। चोलों ने एक शक्तिशाली सेना और नौसेना भी विकसित की। समुद्री शक्ति के कारण उन्हें दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापारिक राजनीतिक संबंध मजबूत किए। इस प्रकार चोल प्रशासन में केंद्रीय राज सत्ता, संगठित प्रांतीय व्यवस्था और विकसित स्थानीय स्वशासन का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्राचीन जनपदों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। उत्तर प्राचीन राजस्थान में अनेक जनपद और गणराज्य विकसित हुए। इन जनपदों का उल्लेख विभिन्न प्राचीन साहित्यिक और ऐतिहासिक स्रोतों में मिलता है। राजस्थान क्षेत्र में मत्स्य, सिबी, मालव, अर्जुनायक, योधेय और शिवी आदि जनपदों का महत्वपूर्ण स्थान था। मत्स्य जनपद का संबंध वर्तमान राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र से माना जाता है और इसकी राजधानी विराटनगर थी। सिबी जनपद का संबंध दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र से माना जाता है। बाद में मालवों ने राजस्थान की विभिन्न भागों में अपनी राजनीतिक शक्ति स्थापित की। अर्जुननाइन और योधेय जैसे गणराज्यों ने भी राजस्थान और उसके आसपास के क्षेत्रों में राजनीतिक भूमिका निभाई। इनके सिक्कों और अभिलेखों से इनके अस्तित्व और राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी मिलती थी। इन जनपदों के कारण इस राजस्थान प्राचीन काल में राजनीतिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण क्षेत्र बन रहा है। इस प्रकार प्राचीन राजस्थान के जनपदों ने क्षेत्र के राजनीतिक इतिहास के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन सिक्कों के बारे में आप क्या जानते हैं? गुप्तकालीन सिक्कों के बारे में आप क्या जानते हैं? तरह गुप्तकालीन सिक्के भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत हैं। गुप्त शासकों ने मुख्य रूप से स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिन्हें सामान्य दिनार कहा जाता है। गुप्तकालीन सिक्कों पर राजा की विभिन्न मुद्राएं और गतिविधि को प्रदर्शित किया गया है। चंद्रगुप्त प्रथम ने सिक्कों पर राजा की और रानियों की संयुक्त आकृति मिलती हैं। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसके वीणा वादन, अश्वमेघ और युद्ध संबंधित रूप दिखाई देते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्कों पर गरुड़, सिंह, धनुर्धारी जैसी आकृति मिलती है। इन सिक्कों पर संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ। गुप्त सिक्कों से तत्कालीन राजाओं की उपलब्धियों और धार्मिक विश्वास और सैन्य शक्ति, आर्थिक स्थिति और कला कौशल की जानकारी प्राप्त होती है। इनकी कलात्मक गुणवत्ता भी अत्यंत उच्च थी। सिक्कों पर देवी देवताओं तथा राजाओं की सुंदर आकृतियां, गुप्तकालीन मूर्तियां और धातु कला की उन्नति को दर्शाती हैं। इस प्रकार गुप्तकालीन सिक्के राजनीतिक और आर्थिक इतिहास के साथ साथ तत्कालीन कला और धार्मिक जीवन के अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, गोमती पुत्र सातकर्णी की उपलब्धि का विवेचन कीजिए। गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है।
उसने सातवान साम्राज्य को पुनः शक्तिशाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके शासनकाल में सातवाहनों की पश्चिमी भारत ने अपनी शक्ति का विस्तार किया। उसने शकों और पवनों और पहलवानों के विरोध संघर्ष किया। पश्चिमी क्षत्रपों की शक्ति को कमजोर किया। गौतमीपुत्र ने नहपान को पराजित किया। उसके द्वारा नहपान की मुद्राओं पर पुनः अपनी समुद्र अंकित कराया। उसकी विजय का महत्वपूर्ण परिणाम माना जाता है। उसने सातवाहन साम्राज्य की राजनीतिक शक्ति को मजबूत किया और उनके क्षेत्रों को अपने अधीन किया। उसके साम्राज्य में वर्तमान महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा मध्य भारत के कुछ क्षेत्र शामिल थे। गौतमीपुत्र सातकर्णी के सामाजिक व्यवस्था में भी रुचि दिखाई। नासिक अभिलेख से उसकी उपलब्धियों और प्रशासन संबंधित जानकारी मिलती थी। उसकी माता गौतमी बालश्री के अभिलेख में उसके गुणों और विजयों का भी वर्णन मिलता है। इस प्रकार गौतमीपुत्र सातकर्णी ने सातवाहन शक्ति का पुनरुत्थान किया और दक्षिणी और पश्चिमी भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। अगला खंड है शहद गुत्रीय प्रश्न है। आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल बालाजी क्लास को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और एक नया ऑप्शन है हाइप जरूर करें। हाइप पे जरूर करें जिससे पता चल सकता है कितने वीडियो पूरा देखते हैं। क्वेश्चन है गुप्त प्रशासन पर एक निबंध लिखिए और यह क्लास थी HI04 ने HI01 BA फर्स्ट ईयर वालों के लिए है, फर्स्ट सेमेस्टर। गुप्त प्रशासन पर एक निबंध लिखिए। उत्तर है गुप्त काल को भारतीय इतिहास में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास के कारण महत्वपूर्ण माना जाता है। गुप्त शासकों ने एक संगठित प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। गुप्त प्रशासन में मौर्य काल की तुलना में स्थानीय शक्तियों और सीमातों की भूमिका अधिक दिखाई देती है। गुप्त प्रशासन को सर्वोच्च अधिकारी राजा था। राजा को महाराजाधिकार, परम बटकरक आदि उपलब्धि प्राप्त थी। वे सेना, न्याय, प्रशासन का सर्वोच्च प्रमुख था। शासन में राजा की सहायता के लिए मंत्री और अन्य उच्च अधिकारी नियुक्त किए गए। गुप्त साम्राज्य को प्रशासन की सुविधा के लिए विभिन्न इकाइयों में बांटा गया था। बड़े प्रांतों को मुक्ति कहा जाता है। मुक्ति का प्रशासन उपरिक नामक अधिकारी करता था। मुक्ति के नीचे विषय होते थे जिनका प्रशासन विषयपति करता था। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई था। गांव के प्रशासन में स्थानीय अधिकारियों और प्रमुख व्यक्तियों की भूमिका होती थी। इससे पता चलता है कि गुप्त इस प्रशासन में स्थानीय संसाधनों को महत्व दिया जाता है। गुप्त काल में न्याय व्यवस्था भी विकसित थी। राजा सर्वोच्च न्यायाधीश था। विभिन्न स्तरों पर न्यायालय कार्य करते थे। दंड व्यवस्था मौर्य काल की तुलना में अपेक्षाकृत उदार मानी जाती थी। गुप्तों की सेना में पैदल सैनिक, घुड़सवार और हाथी शामिल थे। साम्राज्य की सुरक्षा के लिए मजबूत सैन्य व्यवस्था रखी गई। अनेक अधीनस्थ शासक और सामंत गुप्त साम्राज्य को कर तथा सैन्य सहायता देते थे। गुप्त काल में भूमिका राजस्व राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। किसानों से विभिन्न प्रकार के कर लिए जाते। भूमि अनुदान की परंपरा भी इससे काल में बढ़ी। गुप्त प्रशासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता सामंतवाद की पारंपरिक प्रवृत्ति का विकास था। स्थानीय शासकों और अधिकारियों को अधिक अधिकार मिलने लगे। इस प्रकार गुप्त प्रशासन में राजतंत्र, प्रांतीय प्रशासन, स्थानीय संस्थाएं, सैन्य व्यवस्था और भूमि राजस्व का महत्वपूर्ण स्थान था। इस प्रशासन ने लंबे समय तक उत्तर भारत की राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित किया। अगला क्वेश्चन है
हंसवर्धन की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। हंसवर्धन 7वीं शताब्दी का प्रमुख भारतीय शासक था। वे वर्धन वंश का शक्तिशाली शासक था। उसने राजनीतिक एकता स्थापित करने और अपने राज्य का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हंस के पिता प्रभाकरवर्धन थे। उसके भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद हंस ने शासक की जिम्मेदारी संभाली। उसने प्रारंभ में दानेश्वर को आधार बनाया, बाद में कन्नौज को अपनी राजनीतिक गतिविधि का प्रमुख केंद्र बनाया। राजनीतिक गतिविधि का प्रमुख केंद्र बनाया। हर्ष ने अनेक युद्धों के माध्यम से अपने राज्य के विस्तार किया। उसने उत्तर भारत से बड़े भाग पर अपना प्रभाव स्थापित किया। पूर्वी भारत में भी इसका प्रभाव बढ़ा। हालांकि दक्षिण में चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने उससे नर्मदा के पास रोक दिया, इसलिए हर्ष का साम्राज्य पूरे भारत में नहीं फैल सका। हर्ष ने केवल विजेता ही नहीं बल्कि कुशल प्रशासन और लोक कल्याणकारी शासक भी था। उसने प्रजा के कल्याण पर ध्यान दिया। यात्रा और धार्मिक व्यक्तियों के लिए दान और सहायता की व्यवस्था की जाती थी। हर्ष की धार्मिक रूप से सगुणता था। प्रारंभ वे शिव और सूर्य की उपासना से जुड़ा था। बाद में बौद्ध धर्म, विशेषकर महायान के प्रति उसकी रुचि बढ़ी। उसने विभिन्न धार्मिक परंपराओं का सम्मान किया। हर्ष साहित्य का संरक्षण भी था। उसके नाम से रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद नाटकों का उल्लेख मिलता है। उसके दरबारी कवि बाणभट्ट ने हंस चरित की रचना की। हंस ने कन्नौज और प्रयाग की धार्मिक सभाओं का आयोजन किया। इन अवसरों पर वे बड़ी मात्रा में दान देता था। चीनी यात्री हेनसांग उसके शासनकाल में भारत आया। उसने हर्ष के प्रशासन तथा समाज का विस्तृत वर्णन किया। इस प्रकार हर्षवर्धन की उपलब्धियां पर राजनीतिक विस्तार, प्रशासन, धार्मिक सगुणता, साहित्यिक संरक्षण और लोक कल्याण संबंधित थी। वे 7वीं शताब्दी के प्रमुख उत्तर भारतीय शासकों में गिना जाता। अलग इसने राजपूत समाज संस्कृति पर एक निबंध लिखी। उत्तर है, मध्यकालीन भारत में राजपूतों का महत्वपूर्ण राजनीतिक सामाजिक स्थान था। लगभग 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच राजस्थान और उत्तर भारत में अनेक राजपूत वंशों का उदय हुआ। चौहान, गोहिल, परमार, प्रतिहार, सोलंकी आदि प्रमुख राजपूत वंश थे। राजपूत समाज में वंश, कुल सीमांती संबंधों का विशेष महत्व था। समाज में विभिन्न जातियां और वर्ग अपने अपने कार्य करते थे। राजपूतों में वीरता, युद्ध कौशल, स्वामी भक्ति और सम्मान को महत्वपूर्ण सामाजिक मूल्य माना जाता था। राजपूत समाज में महिलाओं की स्थिति मिश्रित थी। उच्च वर्ग की महिलाओं को परिवार और राजनीतिक मामलों में कुछ प्रभाव प्राप्त था, लेकिन बाल विवाह प्रथा और अन्य सामाजिक प्रथाएं भी प्रचलित थी। कुछ परिस्थितियों में सती और जौहर जैसी प्रथाओं का उल्लेख मिलता है। राजपूत संस्कृति में वीरता और युद्ध का विशेष स्थान था। राजपूत शासन युद्ध में व्यक्तिगत साहस और सम्मान को अत्यधिक महत्व देते हैं। उनके जीवन में योद्धाओं का वर्णन अनेक वीर गाथाओं में मिलता है। राजपूत काल में कला और स्थापत्य का भी विकास हुआ। अनेक मंदिर, दुर्ग, महल बनाए गए। राजस्थान के दुर्ग राजपूत स्थापत्य की विशेष पहचान बने। मंदिरों की मूर्तिकला और स्थापत्य में धार्मिक तथा सांस्कृतिक विचारों का प्रभाव दिखाई देता है। राजपूत शासकों ने हिंदू धर्म और मंदिरों को संरक्षण दिया। साथ ही विभिन्न धार्मिक परंपराओं को भी संरक्षण प्राप्त हुआ। संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषाओं से साहित्य को राजा और सामंतों का आश्रय मिला। राजपूत संस्कृति में त्योहार, धार्मिक अनुष्ठान, संगीत, नृत्य, लोकगीत और लोक कथाएं महत्वपूर्ण थी। चारण और भाट राजपूत शासक को वीरता का वर्णन करते हैं। इस प्रकार राजपूत समाज एवं संस्कृति में वीरता,
कुल परंपरा, धर्म, स्थापत्य, साहित्य, लोक संस्कृति का विशेष महत्व था। राजस्थान और उत्तर भारत की संस्कृति पहचान के निर्माण में राजपूता का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति पर एक निबंध लिखिए। उत्तर, प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति एक ऐसी नहीं रही है। अलग अलग कलाओं और सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार उनके अधिकार, शिक्षा, विवाह, सामाजिक भूमिका में परिवर्तन हुआ। वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अपेक्षाकृत सम्मानजनक मानी जाती है। महिला को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर था। कुछ महिला वैदिक मंत्रों की रचना, धार्मिक गतिविधि में भाग लेती थी। गार्गी और मैत्रेय जैसे विदुषियों का उल्लेख मिलता है। विवाह में भी महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण थी। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था अधिक रूढ़ होने लगी। महिलाओं को स्वतंत्रता और शिक्षा के अवसरों में धीरे धीरे कमी आई। विवाह संबंधी नियम अधिक कठोर हुए। पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था मजबूत हुई। बौद्ध और जैन परंपराओं ने भी महिलाओं को धार्मिक जीवन में प्रवेश के अवसर प्रदान किए। बौद्ध धर्म में भिक्षुणी संघ की स्थापना हुई। इससे महिलाओं को धार्मिक जीवन में एक नया मार्ग मिला। मौर्य और गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति में विविधता दिखाई देती है। उच्च वर्ग की कुछ महिलाओं को संपत्ति और प्रशासनिक मामलों में भूमिका प्राप्त थी, जबकि सामान्य महिला का जीवन मुख्य परिवार और घरेलू कार्यों तक सीमित था। प्राचीन काल के उत्तरार्ध में बाल विवाह प्रथा, सती जैसी प्रथाओं के उल्लेख मिले। हालांकि इन प्रथाओं का प्रभाव सभी वर्गों और क्षेत्रों में समान नहीं था। महिला केवल घरेलू जीवन तक सीमित नहीं थी। कुछ महिला शिक्षा, साहित्य, धर्म, राजनीतिक प्रशासन में भी दिखाई देती है। राजघराना की महिलाओं ने कई बार राजनीतिक परिस्थितियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति को केवल अच्छी या खराब कहना उचित नहीं होगा। वैदिक काल में उन्हें कई क्षेत्रों में समान अवसर प्राप्त थे, जबकि बाद के कालों में अनेक सामाजिक प्रतिबंध बढ़े। फिर भी विभिन्न कालों में महिलाओं ने धर्म, शिक्षा, साहित्य और राजनीतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और हाइप जरूर करें। और यह क्लास थी HI01 हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का इतिहास परम काल से 1200 ईस्वी तक। इसमें BA फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए इम्पोर्टेंट क्लास थी। हिस्ट्री BA HI01 के लिए पेपर कोड है HI01 और ये पहली क्लास थी। ऐसी और क्लास आएगी, आप ज़रूर देखें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिसका आपको न्यूज़ मिलती रहेगी। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप कॉलेज क्लास को भी ज्वाइन कर लेना।